हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात की थी और बोरोइंग्स के बारे में बात की थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी भागों यानी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स है और इनको हम एक ओवरव्यू इन सभी पार्ट्स का लेंगे सो दैट फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगी उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और हर एक भाग का एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक कवर करता है, पार्ट 1, और ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताता है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, भारत में एक यूनियन है यानी केंद्र है और कुछ जो है यहाँ पर राज्य क्षेत्र, उसका कोई ना कोई राज्य क्षेत्र है जो कि स्टेट्स हो सकता है या यूनियन टेरिटरी है। इसके बारे में 1 से 4 के बीच में कहा गया है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। जैसे कि कोई न्यू स्टेट बनाना है, बाहरी राज्य को, बाहरी किसी क्षेत्र को जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत में मिलाना है, या फिर भारत में ऑलरेडी कोई स्टेट है उसको तोड़ना है, 2 स्टेट्स बनाने हैं। इन सब के बारे में ये वाला पार्ट बताता है। भाग 2 यानी पार्ट 2 जो है सिटीजनशिप के बारे में बताता है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कवर करता है। देखिए, किसको सिटीजनशिप मिलेगी भारत की, यानी नागरिकता मिलेगी, इस बारे में बताता है। ठीक है, नागरिकता के बारे में ये बताता है और 5 से 11 आर्टिकल कवर करता है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और ये भाग 3 कवर करता है 12 से 35 आर्टिकल के बीच, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी पार्ट 4 36 से 51 आर्टिकल के बीच है। ये नीति निर्देशक तत्व, ये वो तत्व है, यहाँ पर वो चीज़ लिखी गई है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इसलिए शामिल किया गया क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रोमलगेशन, जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था, उस टाइम पे हमारे पास इनको लागू करने के लिए संसाधन नहीं थे। और भविष्य में सरकार की नीतियों को ये जो भाग है ये प्रभावित करे और सरकार की नीतियाँ इसके इर्द गिर्द घूमे, ये इसलिए यहाँ पर डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। भाग 4 में ये लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने और जो भी इम्पोर्टेंट नीतियाँ बनाएगी सरकार, उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए ये पूरा का पूरा पार्ट है। और फिर आता है पार्ट 4A यानी भाग 4A। इसमें 51A आर्टिकल आ जाता है। 51A या A आ रहा है मतलब बाद में जोड़ा गया है। इसमें मूल कर्तव्य है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मूल जो कर्तव्य है वो रशिया से हमने लिए है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। और भाग 5 ये बड़ा भाग है, लगभग 100 आर्टिकल्स इसमें है। तो ये जो है छोटे छोटे चैप्टर्स में भी बंटा हुआ है, वो हम पढ़ते हुए ध्यान देंगे। और ये जो है ना, हमारे जो सेंटर में जो चलता है प्रोसीजर्स, जो जैसे सेंटर में काम कैसे होता है, पार्लियामेंट का काम कैसे होता है ना, पार्लियामेंट के काम का क्या प्रोसीजर है और सुप्रीम कोर्ट की क्या फंक्शंस है, ठीक है, और हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उस सब के बारे में ये बताता है। ये पूरा का पूरा सेंटर पर आधारित है, हमारे यूनियन पर आधारित है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कैसे होता है, उन सब चीज़ों को ये कवर अप करता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और पढ़ते हैं यहाँ से आगे भाग 6 में क्या है। देखिए यहाँ पर भाग 6 बताता है राज्यों के बारे में, यानी जो भारत के राज्य है, स्टेट्स, वहाँ पर काम कैसे चलता है। 152 से लेकर 237 आर्टिकल तक राज्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, हाई कोर्ट का काम कैसे होता है, ठीक है, और
लेजिस्लेशन कैसे होता है, यानी कानून कैसे बनता है, विधानसभा और लोकसभा, इन सब विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के बारे में ये बताता है। यानी ये पूरा का पूरा राज्यों के कामों पर निर्भर करता है कि राज्य में जो भी चलता है कार्य वो किस प्रकार से चलता है, उसका क्या प्रोसीजर है। भाग 7 ये अब हटा दिया गया है और भाग 7 में सिर्फ एक आर्टिकल था, वो था 238 में जो है यहाँ पर बताया गया था। ये रहा भाग 7। 238 में कुछ एक देखिए, हमारा पहला अनुसूची है, फर्स्ट स्केड्यूल, उसमें ना पहले राज्य ना ABCD करके इस तरह से दर्शाए गए थे, उनके इस तरह से भाग किए गए थे। तो जो बी भाग के जो स्टेट्स थे ना, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे, वो इस भाग में दिए गए थे, इस पार्ट में, भाग 7 में। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं जानता हूँ कि आपको स्केड्यूल 1 जो ये ABCD मैंने वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जब हम स्केड्यूल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन सही से हम स्टार्ट करेंगे, उस टाइम ये बात आपको समझ में आ जाएगी। चूँकि हम लोग एक सिर्फ अभी ओवरव्यू ले रहे हैं, तो आप ओवरव्यू ले लीजिए सब के सब पार्ट्स के बारे में, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हम बाद में कवर करेंगे। पार्ट 8 यानी भाग 8। भाग 8 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ 239 से लेकर 242 आर्टिकल के बीच। यहाँ पर जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ है ना, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में बताया गया है। यानी केंद्र शासित प्रदेश का कार्य कैसे चलता है, वहाँ के लिए कानून कौन बनाता है, उसका जो गवर्नेंस है उसको कौन संभालता है, किसके अंडर ये आता है, वहाँ के जो भी न्यायिक मामले हैं वो कौन सुनता है, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और फिर आता है आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 9 का क्या है कि आर्टिकल 9 जो है ना, इसमें 3 प्रकार के भाग है। इस भाग में टोटल 3 पार्ट्स है। पहला है पंचायत के बारे में, ये है भाग 9। फिर बाद में इसमें ऐड किया गया था नगर पालिकाएँ, भाग 9A, जो नगरों में होती है। और तीसरा है सहकारी समितियाँ, जो हम लोग समितियाँ वगैरह बनाते हैं, कमिटीज़ वगैरह ये जो हम लोग क्लब वगैरह बना देते हैं, या कई प्रकार की समितियाँ बनाई जाती है, सहकारी समितियाँ, उन लोगों की जो किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे अमूल एक किसानों की एक समिति है, ये एक सहकारी समिति है। और ये लोग प्रॉफिट के लिए जो है, भारत के किसान मिल कर के यहाँ पर जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए दूध का जो है व्यापार यहाँ पर एक साथ करते हैं। ये चूँकि इसको एक डेमोक्रेसी की तरह दिखाना था, यहाँ पर टाइम से जो समिति है उसमें अध्यक्ष होते हैं और चुनाव होते हैं, आंतरिक चुनाव होते हैं इन समितियों में, उसके बारे में ये है। अभी मैं जानता हूँ ये भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया है, लेकिन बाद में जब हम इस पर्टिकुलर को पढ़ेंगे, इस पार्ट को, तो आपको समझ आ जाएगा। पर्टिकुलर जो ये भाग 9 है, ये पंचायतों के बारे में बताता है, तो आप ध्यान रखिए पंचायत्स। और ये हमने पढ़ ही लिया भाग 9A के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं के बारे में। भाग 9B ये दोनों बाद में ऐड किए गए थे। भाग 9A 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समिति के बारे में ये बताता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और ये ZPZH क्या है, ये कॉन्सेप्ट ही, क्योंकि ये आर्टिकल बाद में इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी आर्टिकल 343 में, तो ये बहुत डाइवर्स आर्टिकल है। इसमें बाद में ऐसा ऐड किया गया था 343A, 343B, 343C। जब Z तक ख़त्म हो गया तो ZA फिर से शुरू कर दिया, ZA, ZB, ZC। तो इस प्रकार आप देखोगे कि ये थोड़ा सा उलझा हुआ आर्टिकल है। जब इसको हम पढ़ेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। पार्ट 10 में क्या है, स्केड्यूल एरियाज़ यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 244 से 244A आर्टिकल में ये आ जाता है। फिर आता है आर्टिकल 11 भाग 11। भाग 11 में क्या बताया गया है, भाग 11 में यहाँ पर बताया गया है संघ और राज्य के बीच के जो रिलेशन है उसके बारे में। देखिए कहाँ कहाँ पर ये दोनों हो सकता है कि राज्य और संघ कहीं पर क्लैश कर जाए,
यानी यूनियन एंड स्टेट्स कहीं पर क्लैश कर जाए तो उन दोनों के बीच के क्या रिलेशन है, कौन कब कानून किस पर बना सकता है, किस तरह से ये दोनों जब क्लैश हो किसका कानून मान्य होगा, लागू होगा, और इन सब चीज़ों के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है इस पार्ट में। ये है भाग 11। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो यहाँ पर भाग है वो है भाग 12। भाग 12 में आ जाता है प्रॉपर्टी, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। इसमें 264 से लेकर आर्टिकल 300 तक आ जाते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, किस तरह से प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ जब देश आज़ाद हुआ, कौन सी चीज़ें राज्यों के अंडर गई, कौन सी चीज़ें संघ के अंडर गई, और बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। कॉन्ट्रैक्ट्स भी, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब हर एक देश और राज्य कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्रॉपर्टी को वो लोग रख सकते हैं, और फाइनेंस उनका किस तरह से चलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस भाग में बताई गई है। 264 से लेकर 264 से लेकर 300A आर्टिकल तक ये आता है। तो आता है अगला भाग 13, व्यापार और वाणिज्य, 301 से 307 के बीच। ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया के क्षेत्र में ट्रेड और कॉमर्स कौन कौन कर सकता है, क्या कि हर कोई यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आज़ाद है, या फिर कोई राज्य किसी राज्य के साथ ट्रेड कर सकता है या नहीं, सेंटर कब किसी राज्य के साथ ट्रेड कर सकता है, कर भी सकता है या नहीं कर सकता, या फिर सेंटर कब ट्रेड कर सकता है, कब ट्रेड नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों के बारे में बातें हैं। बहुत अभी ये बातें ऊपर ऊपर ज़रूर जाएंगी मैं जानता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी भागों से परिचित करवाया जाए, ताकि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहें कि हमने इस भाग के बारे में कहीं तो पहले पढ़ा है। ये मेरी पढ़ाने की एक टेक्निक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। बस आप इसको ज़्यादा ध्यान में मत लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वास्ट है, समय ज़रूर लगता है। आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए, अभी बहुत कुछ चीज़ें रहती है। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 14, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323 तक। इसमें देखिए 308 से लेकर 323 तक ये सेवाएं बेसिकली है, जैसे कि सिविल सर्विसेज वगैरह, सेंटर और स्टेट के अंडर कैसी कैसी होती है, किस तरह से कमीशंस होते हैं जो इनको कंडक्ट करवाते हैं, बस उसके बारे में ये है। फिर आर्टिकल 14A, इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ना, वो कोर्ट्स होते हैं। कोर्ट्स न्यायालय ही एक तरह से होते हैं, लेकिन छोटे लेवल के न्यायालय होते हैं, जल्दी वाले न्यायालय होते हैं। क्या होता है कि जो बड़े कोर्ट्स हमारे हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये जो है ना, इन पर से प्रेशर कम किया जा सके तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, हमने उसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया, तो उसके लिए जो भी उसके इश्यूज़ हो गए तो वो पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल को जाएंगे, वहाँ पर वो सुने जाएंगे। तो इसी के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब हम लोग किसी एक न्यायालय को सौंप देते हैं, वो छोटे छोटे न्यायालय जल्दी वाले, जहाँ पर जल्दी सुनवाई होती है पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूनल्स। ये भी बाद में ऐड किए गए थे, तभी यहाँ पर देखेंगे आप तो 14A लगा हुआ है। फिर आता है अगला भाग 15, चुनाव के बारे में, इलेक्शंस। जो हमारे देश में चुनाव होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 324 आर्टिकल से लेकर 329 आर्टिकल A तक। यहाँ पर देखिए ट्रिब्यूनल्स हमने कर लिया, इलेक्शंस हमने कर लिया। अब आता है पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी कुछ जो क्लासेस है, कुछ जो वर्ग है समाज के, उनके लिए सर्टेन प्रोविजंस, जैसे कि रिजर्वेशन वगैरह SC ST को दिया जाता है, OBC को कुछ प्रोविजंस है यहाँ पर रिजर्वेशंस देने के, और जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए किस प्रकार से सेंटर उनको आगे बढ़ाने के लिए, सेंटर राज्य उनको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से रिजर्वेशन देगा, लेजिस्लेचर में भी, पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज़ में भी, तो वो सारी चीज़ें, जॉब्स में भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, पार्ट 16 हमने पढ़ लिया। अब हम चढ़ते हैं पार्ट 17 की तरफ। पार्ट 17 जो है 343 से 351
आर्टिकल के बीच कवर करता है। ठीक है, पार्ट 17। ठीक है, ये भाषा के बारे में है। भाषा यानी लैंग्वेज, ये भाषा के बारे में बताता है कि राज्य की कौन सी भाषा होगी, हैं, और सेंटर कौन सी भाषा यूज़ करेगा, हाई कोर्ट कौन सी भाषा यूज़ करेगा, लैंग्वेज। ठीक है, हाई कोर्ट कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा और सुप्रीम कोर्ट कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, है इस बारे में ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। फिर अगला है आपातकालीन उपबंध 352 से 360, पार्ट 18। इमरजेंसी जो लगती है ना हमारे यहाँ पे, देखिए नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, ये सारी जो इमरजेंसी है ना वो इसी पार्ट के अंडर लगती है, और उनसे संबंधित जो भी यहाँ पर जो भी कानून है वो यहीं पर बताए गए हैं 352 से 360 आर्टिकल के बीच। फिर आता है विविध यानी मिसलेनियस पार्ट 19 में, मतलब ऐसी चीज़ें जो एकदम, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमने नहीं दिया है, ये विविध है, विभिन्न प्रकार के अलग जो आर्टिकल है अलग अलग विषय से संबंधित, वो यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, इसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसका इतना ही है कि मिसलेनियस आर्टिकल है, बच्चे कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर डाल दिए इकट्ठे करके। फिर आता है पार्ट 20 संवैधानिक संशोधन 368। हमने बताया था कि ये साउथ अफ्रीका से हमने अडॉप्ट किया है, तो इसके बारे में यहाँ पर 368 में दिया गया है। और फिर भाग जो 21 है वहाँ पर अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना तो वहाँ पर उस टाइम पे कुछ ऐसे टेम्पोरेरी प्रोविजंस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके बारे में ये है। बाद में बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें से हटा भी दिए गए हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर आता है भाग 22। देखिए मैंने कहा था कि 25 भाग नहीं है सर, ये 22 ही भाग है। तो 22 भाग में जो है यहाँ पर संक्षिप्त नाम कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, छोटा नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होगा या कुछ और होगा, इन सब बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यही बस यहाँ पर ये पूरा का पूरा कवर अप हो चुका है। आप ध्यान देंगे कि हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के 22 भागों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से भी गई है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत इजी है, कोई बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया?